हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। यहाँ पे मिस टाइपिंग थोड़ी सी हुई है, उसके लिए सॉरी। एनीवेज, तो ये जो आज का हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक, वो थोड़ी सी डीप लेवल पे पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड कुछ कहानियाँ भी मैं आपको बताऊंगी, यानी कि कुल मिला के बहुत ही कम समय में एक डीप नॉलेज आपको इसका मिलने वाला है। पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। आप अगर जूनियर सुपर टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यूज़फुल है, यूपी टेट या फिर प्राइमरी सुपर टेट, सभी के लिए यूज़फुल है, क्योंकि सीडीपी का सिलेबस सभी एग्जामों में सेम रहने वाला है। सिर्फ थोड़ा डीप अब आपको पढ़ना है सुपर टेट के लिए, तो वो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो सबसे पहली बात करते हैं कि नैतिक विकास का सिद्धांत, इसकी कितनी अवस्थाएं पाई है कि ये प्रश्न बनता है। जो प्रश्न बनते हैं वो मैं बताती चलूँगी। किसकी कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, तो बेसिकली इसका स्तर जो है टोटल 6 माने गए हैं, 6 चरण माने गए हैं। ठीक है। अब वो 6 चरण कैसे हैं कि कोहलबर्ग ने बहुत सारे प्रयोग किए। क्या कुछ प्रयोग किए वो भी मैं भी आपको बताऊंगी। तो उन्होंने माना कि नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, और तीनों अवस्थाएं, ये तीनों ही अवस्थाएं दो दो अवस्थाओं में विभाजित, दो दो चरणों में विभाजित होती हैं। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 6 चरण हो जाते हैं कुल मिला के नैतिक विकास के सिद्धांत के। अब इनका क्या मानना है कि प्रत्येक अवस्था का जो क्रम होता है वो निश्चित होता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले कोई अवस्था आ जाएगी फिर बाद में कोई अवस्था आएगी। और हर बालक के जीवन काल में 20 वर्ष की उम्र तक में ये अवस्थाएं आती ही आती हैं निश्चित रूप से। अब ये भी इन्होंने ऐसा माना कि ऐसा हो सकता है कि भाई उम्र जो है बच्चों की अलग अलग हो सकती है। भाई जैसे हो सकता है कि कोई बालक किसी चरण में पहले ही पहुंच गया, जबकि कोई बालक को ज़्यादा समय लग गया, ये हो सकता है। पर स्किप नहीं कर सकता कोई भी बालक, ये चरण स्किप नहीं करता है। मतलब कि सभी के जीवन काल में ये अवस्थाएं एक क्रम रूप से आएंगी ही आएंगी। ऐसा नहीं है कि पहली अवस्था उसने नहीं प्राप्त की और दूसरी कर लिया, ऐसा नहीं होता। बीच में कोई गैप नहीं होगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं। तो इसमें इसका मतलब क्या है, देखिए। तो इन 6 चरणों में नैतिक दुविधाएं सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा है। कुल मिला के नैतिकता की बात है। नैतिकता क्या है, मतलब कि हम कितना सही गलत ये सारी चीज़ों का समझ रखते हैं बालक। और इसमें मेन जो कोहलबर्ग ने किया था ना, उसने दुविधा चीज़ को कहा था। जैसे आप देख रहे हैं दुविधाएं, कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है ना कि हम दुविधा में होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, हमें समझ में नहीं आता। एक तरफ से हम सही भी होते हैं, एक तरफ से हम गलत भी होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 20 साल तक एक विशेष प्रकार का साक्षात्कार किया। उन्होंने कुल 11 कहानियाँ बनाई, 11 कहानियाँ जो अनुभव आधारित थे वो बनाई। और उसके बाद बालकों को वो कहानी बता के, सिचुएशन बता के, और उससे प्रश्न पूछते थे जिसमें नैतिक दुविधाएं होती थीं। और इसके आधार पे फिर इन्होंने इन चरणों का निर्माण किया था। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मैं बहुत शॉर्टकट में आपको सुना देती हूँ। जैसे एक उन्होंने की जो सबसे बहुत प्रचलित कहानी है, फिलहाल मुझे वही याद है तो वही बता देती हूँ। उसमें क्या होता है कि एक यूरोप में एक आदमी रहता है, उसकी जो पत्नी रहती है बहुत बीमार हो जाती है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो उसके बचने का चांस नहीं रहता है। तो फिर क्या होता है कि उसको बचाने के लिए सिर्फ एक दवाई होती है जिससे वो बच सकती थी, लेकिन वो दवाई बहुत महंगी होती है। उस दवाई का निर्माण जो है जिसने किया रहता है, जो वो दवाई की खोज किया रहता है, बनाया रहता है, वो उसको बहुत ही ज़्यादा कीमत पे देता है कि हम ये भाई इसकी कीमत इतनी है। अब वो बेचारा क्या करता है कि उधार मांगता है इधर उधर, तो भी दवाई की कीमत का आधा भी इकट्ठा नहीं हो पाता है। फिर वो इससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी पत्नी मर जाएगी यार, तो प्लीज़ मुझे दे दो दवाई, है ना। बाद में फिर मैं धीरे धीरे करके पैसे जीवन भर में भर दूंगा, लेकिन भाई जब वो रहेगी ही नहीं तो फिर क्या, तो अभी दवाई दे दो। लेकिन वो दवाई विक्रेता कहता है कि इस दवाई की खोज मैंने की है, तो मैं इसे बेच के बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, मैं इसे कम दाम में नहीं दूंगा। वो नहीं देता है। अंत में वो आदमी क्या करता है, वो उसकी दुकान को तोड़कर और दवाई चुरा कर ले जाता है अपनी पत्नी के लिए। तो जैसे ये एक कहानी हो गई, ऐसे 11 कहानियाँ हैं। फिर उसके बाद इन पे आधारित प्रश्न पूछा जाता था साक्षात्कार में कि भाई क्या उसका चोरी करना सही था। तो अब देखिए, एक तरफ से चोरी करना गलत भी बात है और एक तरफ से सही भी था, तो यहाँ पे नैतिक दुविधा आ गई। यही टोटल इनका जो पूरा जो उन्होंने प्रयोग किया वो यही चीज़ थी कि नैतिक दुविधाओं में बच्चों का उत्तर ज़्यादा किस फेवर में आता है। जैसे उसको क्या दवाई विक्रेता को अधिकार था कि वो दवाई जिस रेट में चाहे बेचे, क्या उसको रेट कम कर देना चाहिए था, क्या चोरी करना सही बात थी, क्या एक पति का कर्तव्य है कि वो चोरी करे अपनी पत्नी के लिए। तो ये सारी इस तरह के प्रश्न उसमें रखे गए थे।
मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है था हो गई है क्लास। फटाफट से लाइक करिए। अब आ जाते हैं अवस्थाओं में कि कुल कितनी अवस्थाएं हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 3 अवस्थाएं, तो उन तीनों मेन जो अवस्थाएं हैं उनका नाम ये जैसे ये पीले रंग से लिखा रहेगा, तो आप इसको नोट डाउन, हेडिंग हेडिंग नोट डाउन करते चलिएगा। तो पहली जो अवस्था आती है वो है रूढ़िपूर्व अवस्था में चिंतन। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। तो ये नैतिक चिंतन का सबसे निचला चरण माना जाता है, सबसे स्टार्टिंग बेसिक लेवल का। इस चरण में क्या सही और क्या गलत है पर बाहर से मिलने वाली सजा और उपहार का प्रभाव पड़ता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, तो उसको अपनी क्या ही सेंस है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जब वो कुछ शैतानी कर देता है और घर में चाटा पा जाता है, तो उसको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करनी है। अगर वो कुछ करता है, उससे उसको कुछ उपहार मिल जाता है, तो उसको लगता है अरे यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये तो करनी चाहिए। यानी कि उसका अपना कोई चिंतन वैसे रहता नहीं है, क्या सही है क्या गलत है वो डिपेंड करता है कि बाहर से उसे सजा मिल रही है या उस चीज़ के लिए या उपहार मिल रहा है। अब ये भी जैसे कि मैंने बताया कि तीनों अवस्थाएं दो दो चरण में विभाजित हैं। तो ये पहला चरण हो जाता है इसका, बाहरी सत्ता पर आधारित, जो कि मैंने अभी बताया कि बाहर के लोग कैसा उसको ट्रीट कर रहे हैं, सजा दे रहे हैं या पुरस्कार दे रहे हैं, इस पे आधारित होता है बच्चे की सोच। कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गई है गलत है, डिपेंड करता है बड़ों के व्यवहार पे। दूसरा जो चरण होता है वो होता है व्यक्ति केंद्रित, एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन। अब इसको हम थोड़ा समझेंगे, पहला वाला तो इजी ही था, दूसरा समझते हैं थोड़ा सा। ये रूढ़िपूर्व अवस्था का दूसरा चरण है। यहाँ बच्चा सोचता है कि अपने हितों के अनुसार कार्य करने में कुछ गलत नहीं है, पर हमें साथ में दूसरों को भी उनके हितों के अनुरूप काम करने का मौका देना चाहिए। अतः इस स्तर पर नैतिक सोच यह कहती है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो रहा हो। अगर हम दूसरे की कोई इच्छा पूरी कर दें तो वे भी हमारी इच्छा पूरी कर देंगे। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल जब जाने लगते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे शेयरिंग बहुत करते हैं, चाहे वो लंच हो चाहे हर एक चीज़ की, वहाँ पे वो कॉपरेशन करते हैं। वो अपना नुकसान तो नहीं करते हैं, अपना हित तो वो साधते हैं, जिसमें उनका फ़ायदा हो, जिसमें उनको मज़ा आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन साथ में वो दूसरे का भी ध्यान रखते हैं कि दूसरे का भी कुछ हो रहा है। अगर मैं तुम्हें ये दे देता हूँ तो तुम मुझे ये दे दो, मैं तुम्हारा ये कंप्लीट कर देता हूँ तुम मेरा ये कर दो, है कि नहीं। दूसरे का भी हित का ख्याल रखते हैं। इसका बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल ये हो जाता है। हम सभी विद्यालय में इस तरह के दृश्य अक्सर देखते हैं। अब आती है दूसरी अवस्था, जिसके अंतर्गत तीसरा और चौथा चरण आता है। ये जो है रूढ़िगत चिंतन होता है, जो कि 10 से 13 वर्ष की उम्र तक होता है। 10 की से कम उम्र वर्ष की जो उम्र होती है उसके पहले आपकी रूढ़िपूर्व चिंतन होता है। अब इस एज में क्या होता है कि थोड़ा जाहिर सी बात है कि 10 से 13 साल का बच्चा तो काफ़ी समझदार तो हो ही चुका रहता है, मतलब सारी चीज़ें समझने लगता है, मैक्सिमम चीज़ें। तो ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की दूसरी अवस्था है। और इस अवस्था में लोग एक पूर्व आधारित सोच से चीज़ों को देखते हैं। जैसे देखा गया है कि अक्सर बच्चों का व्यवहार उनके माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। अब 10 साल का बच्चा हो गया है, अब तक उसने अपने घर में जो चीज़ देखी है, जैसा व्यवहार बड़ों को करते देखा है, बड़े किसी भी वस्तु, विषय वस्तु या किसी भी समाज या किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति जैसी सोच रखते हैं, बच्चा भी सेम वैसा ही फॉलो करता है। जो नियम उसके घर में बने होते हैं वो उसी को फॉलो करता है। अगर उसके घर में चप्पल पहनना, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ बच्चों के घर में चप्पल पहनना किचन में मना है, तो वो बच्चा कहेगा कि ये गलत बात है, नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अगर उसी बच्चे के घर में किचन में चप्पल पहना जा सकता है, ऐसी उसके उनके यहाँ फ्रीडम है, तो वो बच्चा कहेगा अरे किचन में चप्पल पहनना कौन सी बड़ी बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, वो दुनिया भर की तर्क देगा, है ना। तो कुल मिला के बच्चों का जो भी व्यवहार या चिंतन होता है, जो सोच होती है, वो डिपेंड करता है कि अभी तक उन्होंने अपने घर में क्या देखा है। अब आता है जो ये इसका इसी चीज़ को 3 और चरण 4 में डिवाइड कर दिया गया है। तो चरण 3 क्या कहता है कि भाई आपसी व्यवहार संबंध पर आधारित नैतिक चिंतन, जो मैंने भी आपको ऊपर समझाया वही चीज़ है सेम, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता द्वारा जो भी निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहार है वो उन्हें ही अपनाते हैं। अगर पिता कहते हैं या माता कहती है कि भाई ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा अच्छा है, तो बच्चों के दिमाग में होता है कि भाई ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे अच्छे होते हैं, ठीक है। अगर कोई कहता है कि कम बोलने वाले बच्चे अच्छे होते हैं, तो बच्चों के दिमाग में होता है कि कम बोलने वाले बच्चे अच्छे होते हैं। मतलब जो कुछ भी लोगों का विश्वास होता है, लोगों की चीज़ें होती हैं, जो लोगों ने नियम बना रखे होते हैं, उसको बच्चे फॉलो करते हैं। अच्छा, इस स्थिति में और क्या होता है
कि लोग विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। कुल मिला के डिपेंड ये दूसरों पे ही होता है। अब चौथे पे आ जाते हैं। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक वगैरह सब कर दीजिए फटाफट से, है ना? क्योंकि अब जो है क्लासेस बहुत मेहनत से प्रोवाइड करनी पड़ रही है, आप सब समझ सकते हैं, तो प्लीज़ उसमें कोई कंजूसी नहीं। चौथा चरण देख लेंगे थोड़ा सा। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन ये कहलाता है। चलिए, ये चौथी अवस्था है। अब इस स्थिति में क्या होता है कि सामाजिक आदेश, कानून, न्याय, कर्तव्य, बात यहाँ आ जाती है अब। यानी कि अपने परिवार और स्कूल से थोड़ी आगे बढ़ जाती है चीज़ें, कि समाज में कि सोच होता है कि ऐसे चलें कि भाई जो समाज में कानून बनाए गए हैं कि अगर ये चीज़ क्राइम है तो बच्चे सोचेंगे हाँ ये क्राइम है और हम इसे फॉलो, कुल मिला के कानून को फॉलो करना, सामाजिक नियमों को फॉलो करना, समाज में जो चीज़ गलत मानी जाती है उससे दूर रहना, जो चीज़ अच्छी मानी जाती है उसको अपनाना, ताकि क्योंकि किशोरावस्था आ गई ना, अब बच्चे जो है वो चाहते हैं कि भाई सोशल इमेज भी उनकी अच्छी बने, है कि नहीं? तो अब जो है वो दुनियादारी की भी थोड़ी थोड़ी सोचने लगते हैं, कानून, न्याय, व्यवस्था, इन सारी चीज़ों के बारे में तर्क वितर्क करने लगते हैं। तीसरी अवस्था आती है जिसके अंतर्गत हमारा पांचवा और छठवां चरण होगा और ये आखिरी अवस्था होगी, है ना? एक बार देख लेंगे इसको ध्यान से और हेडिंग हेडिंग आप नोट कर लीजिएगा, तो आपके लिए रिवीजन करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी फिर आप वीडियो कभी भी देख सकते हैं। रूढ़ि से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन। तो आप देखिए नाम से पता चलता है रूढ़ि पूर्व, हमें रूढ़ियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पूर्व में हमने कुछ भी चिंतन किया, नैतिक चिंतन किया, जो बच्चे ने 10 साल से छोटे बच्चे ने, फिर 10 से 13 साल तक उसने रूढ़िगत चिंतन किया। भाई रोज जो सिस्टम चला आ रहा है, चाहे वो समाज में हो, चाहे कानून का हो, चाहे उसके माता पिता द्वारा निर्धारित हो, उसको वो फॉलो कर रहा है। अब जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, तीसरी अवस्था में पहुंच गया, तब उसने क्या किया कि उसकी अपनी सोच भी जागृत होने लगी, वो अपने तरीके से भी सोचने लगा, दूसरों पे डिपेंड वो अब नहीं है चिंतन करने के लिए, नैतिक चिंतन के लिए। समझेंगे इसको पांचवें चरण को देखते हुए। जैसे पांचवा चरण है सामाजिक अनुबंध, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन। ये पांचवी अवस्था है और इस अवस्था में व्यक्ति क्या सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत, अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। यानी जो बालक है वो चिंतन करने लगता है। अभी तक क्या था कि जो रटे रटाए कानून है, रटे रटाए नियम है, रटे रटाए परंपराएं चली आ रही हैं, अभी तक वो इसको एज इट इज़ फॉलो कर रहा था। अब जब वो 13 साल से ऊपर का हो गया, एक तरह से वैसे भी इसे तूफान की अवस्था कही जाती है, तो अब वो चिंतन करने लगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर किशोरावस्था में बच्चे ये चिंतन करते हैं या तर्क करते हैं, बहस करते हैं कि नहीं, अगर ये परंपरा चली आ रही है ये गलत है। अगर बोला जाएगा मान लो किसी के यहाँ गुरुवार को साबुन यूज़ नहीं होता, तो बच्चा कहेगा कि अरे इस सब से कुछ नहीं होता है, ये सब ऐसे कहने वाली बात है। यानी उसका जो चिंतन लेवल है वो उससे ऊपर चला जाता है। अब जो रूढ़ी चली आ रही थी वो उससे ऊपर हट के भी उसका तर्क वितर्क सोचने लगता है कि इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, कि ये है कि वो है, अपने हिसाब से वो सोचने लगता है। तो वो व्यक्ति वास्तविक सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस दृष्टि से करने लगता है कि वे किस हद तक मूल अधिकारों और मूल्यों का संरक्षण करते हैं। उसके अंदर अधिकार भावना बहुत ज़्यादा आ जाती है कि भाई ये हमारा हक है, ऐसा है वैसा है, मतलब ये सारी चीज़ें, फीलिंग्स जो है, ये सारी चिंतन वो करने लगता है। अब आखिरी चरण जो आता है नैतिक विकास का, कुल एज मानी गई है आपकी, देख लेते हैं। तो इसको सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन कहा जाता है। थोड़ा सा समझेंगे इसको, समझ में आ रहा है ना? मतलब बहुत सिंपल है समझना, कोई कठिन चीज़ नहीं है। यह कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों की सबसे ऊंची और छठी अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति जो है सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। जब भी कोई व्यक्ति जैसे अंतरात्मा की आवाज़ के द्वंद के बीच फंसा होता है, भाई मन ये भी कह रहा है, मन वो भी कह रहा है, ये भी सही है वो भी सही है ना? तो व्यक्ति क्या करता है, ये तर्क करता है कि अंतरात्मा की आवाज़ के साथ चलना चाहिए, चाहे वो निर्णय जोखिम से भरा ही हो। चलो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, बहुत सोचा बहुत समझा उसके बाद चलो ठीक है ना? इसलिए उसे कुछ भी करने से पहले अपनी भावनाओं के अलावा औरों की ज़िंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए था। तो कुल मिला के इस समय पे क्या होता है, व्यक्ति बहुत द्वंद में होता है ऐसे ऐसे चिंतन की अवस्था में, और
अंतराल मतलब कि मन ये कह रहा है सही ये है, मन ये कह रहा है ये सही ये है। अब बच्चे क्या होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तर किशोर अवस्था में होते हैं जब इस चरण में होते हैं तो बहुत ज़्यादा संवेग भी बहुत प्रभावी होता है इस समय पे। समाज में भी वो अपनी एक पहचान ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो अपने आप को क्योंकि वो छोटे रहे नहीं और वो अपने आप को बड़ा भी समझते हैं, लेकिन दरअसल में वो इतने बड़े हुए भी नहीं रहते हैं। तो उनके अंदर द्वंद्व बहुत चलते हैं, कन्फ्यूजन्स बहुत चलती हैं। तो उसमें क्या है, उनको अपनी भावनाओं के अलावा दूसरों की ज़िंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते ही चिंतन करना चाहिए हमेशा, सार्वभौमिक वाला। तो ये सारी जब फीलिंग, ये सारी चिंतन नैतिकता आ जाती है कि भाई सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचना है, सबके हित का सोचना है। जब ये नैतिकता आ जाती है तो ये नैतिक विकास का जो है आपका छठवां या आखिरी चरण हो जाता है। यानी कि अब बच्चे के अंदर नैतिकता कूट कूट के भर चुकी है, क्योंकि अब वो सिर्फ अपनी अंतरात्मा या अपने स्वार्थ का नहीं, अब वो सबको साथ लेकर चलना सीख गया है। वो अब अपने अलावा, अपनी भावनाओं के अलावा सबकी ज़िंदगी के बारे में सोच के चल रहा है। और इस तरह से नैतिक विकास जो सिद्धांत है, उसके जो सारे चरण हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं और सभी बच्चे इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। कोई जल्दी कर लेता है, कोई बहुत, आपने देखा होगा ना, कोई बच्चा बहुत कम एज में ही बहुत मैच्योर समझदार हो जाता है। कोई बहुत बड़ा होने के बाद भी जो है उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई रहती, उसको समझ उतनी नहीं रहती है। तो अवस्थाएं आती सबके जीवन में है। ये है कि उम्र कभी किसी की जल्दी आ जाएगी, किसी की थोड़ी लेट हो सकती है, पर ये अवस्थाएं एक लाइन से आएंगी। तो ध्यान रखना है, ये अवस्थाएं क्रमबद्ध ही होंगी। ऐसा नहीं कि पहले ये आ जाए फिर ये आ जाए, क्रम से ही आएंगी और आएंगी सबके जीवन में। ठीक है, तो यही है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कितनी अवस्थाएं? 3। कितने चरण? 6। कहीं कहीं ये भी पूछ सकता है कितनी अवस्थाएं, और ऑप्शन होगा 6, तो बिल्कुल सही है, वो चरण मतलब वो अवस्थाएं ही हैं। आई जस्ट होप कि आपको आज का सेशन जो है वो पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा। और कहानी पसंद आई तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।